दूसरा जो हमारा पोर्शन है, जो पार्ट था, हमने देखना है उसमें स्पेकुलेटिंग ऑन एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट्स, कि आप जो है क्या करते हो कि जितने एक्सपेक्टेड आपके पास एक्सचेंज रेट है उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, स्पेकुलेशंस कैसे काम करती हैं। सो कहते हैं कि मैनी कमर्शियल बैंक्स अटेम्प्ट टू कैपिटलाइज ऑन देयर फोरकास्ट ऑफ एंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स इन द फॉरेन करेंसी मार्केट्स एज इलिस्ट्रेटेड इन दिस एग्जांपल। कि हमने क्या किया कि देखा कि आपके पास जो है डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज का फायदा उठाते हैं क्योंकि वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेकुलेशंस की बेसिस पे। तो वो किस तरीके से काम करती हैं, उसके लिए जो है हम एग्जांपल देखते हैं। कहता है कि शिकागो बैंक एक्सपेक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ द न्यूजीलैंड डॉलर्स टू अप्रिशिएट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल 0.50 to 0.52 in 30 days। कि शिकागो जो बैंक है वो क्या करता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है न्यूजीलैंड के साथ उसका वो अप्रिशिएट होने वाला है। पहले जो है जो अभी प्रिवेलिंग आपके पास चल रहा है वो 0.50 है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या हो जाएगा, 0.52 तक इंक्रीज हो जाएगा कमिंग 30 डेज में। सो शिकागो बैंक क्या करते हैं, शिकागो बैंक इज एबल टू बोरो $20 million ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस फ्रॉम अदर बैंक्स। तो वो क्या कर सकता है कि वो क्या करेगा कि वो जो है $20 million जो है शॉर्ट टर्म बेसिस पे बैंक से उधार ले लेगा, वहां से लोन ले लेगा। कहते हैं कि प्रेजेंट शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट एनुअलाइजेस इन द इंटरबैंक मार्केट एज फॉलोज। और अगर वो जो है क्या करेगा कि तब तक उसके लिए जो है क्या करना पड़ेगा, उसको ये भी देखना होगा कि वो जो है मार्केट में किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। इसकी मैं अगर आपको एक आसान सी एग्जांपल दूं, जैसे कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान की जो है करेंसी रेट आपके जो है वो लेट से हम कहते हैं कि 140 चल रहा है, और आपको लग जाता है, पता चल जाता है कि ये जो है एक्सचेंज रेट 30 डेज के अंदर 145 हो जाएगा। तो आप क्या करते हो कि 140 रुपीज जो है अपने दोस्त से बोरो कर लेते हो, और जब उसके जो है आप उसको कहते हो कि मैं आपको इसके बदले में जो है ₹1 इंटरेस्ट दूंगा या ₹2 इंटरेस्ट दूंगा, वो कहता है कि ठीक है, आप मुझे ₹2 इंटरेस्ट इस पे देना 30 डेज के बाद। जब 30 डेज पूरे हो जाते हैं और आप उसको क्या करते हो, अब सेल कर रहे हो 145 का। तो जब आपने उसको 145 का सेल आउट कर दिया तो आपके पास जो है कितने रुपीज आ गए, 145 रुपीज। इसमें से आप 142 रुपीज क्या कर देते हो, अपने जो है फ्रेंड को वापस कर देते हो, और ₹3 आपके पास रह गए। तो यही चीज जो है इन्होंने यहाँ पे की हुई है कि स्पेकुलेशन में भी इन्होंने क्या कर दिया, देखा कि आज जो है जो रेट चल रहा है वो 0.50 है, और फ्यूचर में 30 डेज में वो 0.52 चल जाएगा। तो इसके लिए उसने क्या कर दिया, 20 मिलियन का जो है वो लोन लेना चाहता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे दूसरे बैंकों से। जो आपके पास लैंडिंग रेट चल रही है यूएस डॉलर्स की, वो जो है 6.72% है, और बोरिंग रेट वहां पे आपके पास 7.20 चल रहा है। न्यूजीलैंड डॉलर्स में आपके पास सिचुएशन क्या है, $6.48 चल रही है, और बोरिंग रेट आपके पास 6.96% चल रही है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज ज्यादा सुटेबल है। सो कहता है कि बिकॉज ब्रोकर समटाइम्स सर्व एज इंटरमीडियरीज बिटवीन बैंक्स, द लैंडिंग रेट डिफर्स फ्रॉम द बोरिंग रेट्स गिवन दिस इंफॉर्मेशन शिकागो बैंक कुड। क्योंकि हमने कहा कि जैसे अब यहाँ पे हमने देखा कि आपके पास जो है बोरिंग और लैंडिंग रेट जो है चेंज थी। क्यों चेंज थी, क्योंकि वहां पे जो आपके पास जो है थर्ड पर्सन जो बैठे हुए, जो आपको जो है बैंक्स बैठे हुए दरमियान बैठे हुए, जो ब्रोकर्स और जो है बैंक्स को मिलाते हैं, जो उनको लोन्स वगैरह की फैसिलिटी देते हैं, अंडरराइटिंग करती है, वो जो है क्या करते हैं, अपने लिए थोड़ा सा डिफरेंस निकालते हैं। जैसे आप सराफा बाजार में देखें तो वहां पे रेट चेंज होगा, बैंक का रेट चेंज होगा। तो इसलिए कहता है कि इसी इन्फॉर्मेशन को हम यूज करते हुए क्या करेंगे कि बैंक ने क्या कर दिया, $20 मिलियन के जो है लोन ले लिया। वो क्या करता है कि कन्वर्ट $20 मिलियन टू न्यूजीलैंड 40 मिलियन कंप्यूटेड एज 20 मिलियन डिवाइडेड बाय पर 0.50। तो वो क्या करता है कि आपके जो है वो इस करेंसी को जो है वो क्या करते हैं कि न्यूजीलैंड के 40 मिलियन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आज रेट क्या चल रहा है, 0.50 चल रहा है। सो कहता है कि लैंड न्यूजीलैंड डॉलर्स एट 6.48% एनुअलाइज्ड। आपने क्या कर दिया कि 6.48 पे जो है क्या कर दिया, एनुअली लोन पे आपने जो है लोन ले लिया, which represent 0.454% return over the 30 days period computed as 6.48 multiplied by 30 divided by 360। ये क्या कि 360 डेज को जो है 30 डेज पे इसने जो है कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसको जो है जो आपके पास इंटरेस्ट रेट चल रहा था 6.48 पे, तो कहता है कि आपको जो है वो कितना रेट पे करना पड़ रहा है, क्योंकि 0.54 जो है वो रिटर्न कर रही है, वहां से गेन कर रही है। सो कहता है कि आफ्टर 30 डेज द बैंक विल रिसीव 4216,000। ठीक है। सो आपने क्या कर दिया था कि बैंक से जो है 40 मिलियन जो है आपने जब रेट कन्वर्ट कर दिया, तो आपने क्या कर दिया था कि 40 मिलियन के जरिए से जो है बैंक क्या करेगी, अब वो जो है 216 एक्स्ट्रा जो है वो अर्न करेगी। क्यों एक्स्ट्रा अर्न करेगी, क्योंकि उसने क्या कर दिया, 1+R का जिक्र किया हमने। ठीक है कि वो आपके पास क्या कर रही है कि 0.0054 जो है वो इंटरेस्ट रेट आपसे अर्न कर रही है, और वो जो है 30 डेज का था। तो अब जब आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो जो है वो क्या कर रहा है कि 216 जो है 000 वो एक्स्ट्रा अर्न कर रही है। सो कहते हैं कि यूज द प्रोसीड्स फ्रॉम न्यूजीलैंड डॉलर लोन रिपेमेंट
on 30 days to repay the US dollars borrowed, the annual interest on the US dollars borrowed is 7.2% और 0.6% over the 30 days period. So अगर आपने जो है क्या कर दिया था कि न्यूजीलैंड जो है डॉलर्स लोन जब आप रीपेमेंट करें यूएस डॉलर्स में, तो वहां पे आपका रेट जो है वो चेंज था 7.2% था या 0.6 था. जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो अब क्या हो जाएगा कि आपने 20 मिलियन का जो है जो लोन लिया था, अब वो कहाँ पे चेंज हो गया, 120 जो है आपके पास एक्स्ट्रा जो है उसमें आप पे करोगे. तो वहां पे जो है उसको इस चीज का बेनिफिट मिल रहा है कि वो आपसे जो है इतना एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है. लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप जो एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस हासिल कर रहे हो वो आपको कहां से बेनिफिट दे रहा है, ये तो जो है बैंक को बेनिफिट दे रही है. जैसे मैंने आपको कहा कि अपने दोस्त को जो है क्या कर रहे थे आप जो है वो क्या जो है 142 आपने पे कर दिए. तो 142 जब आपने उसको पे कर दिया तो उससे 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए. तो वो इसी तरीके से जब आपने 20 मिलियन का जो है बोरो किया था लोन, तो वो जो है जब आपने न्यूजीलैंड उसमें डॉलर में कन्वर्ट कर दिया था तो वहां पे रेट चेंज हो गया, तो वहां पे वो न्यूजीलैंड में क्या कर रहा है 2.216 एक्स्ट्रा कमा रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो है जब यूएस डॉलर्स में आप उसको कन्वर्ट करें तो 120 जो है आपसे एक्स्ट्रा कमा रहा है. जब हम क्या कहते हैं कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस को देख रहे हैं 30 डेज के बाद, जो हमें अभी जो है बेनिफिट होगा वो क्या होगा. कहते हैं कि assuming that exchange rate on the day 30 is 0.52 per New Zealand dollar as anticipated, the number of New Zealand dollars necessary to repay the US dollar loan is 38,692,308, computed as 20,120,000 per जो है 0.52 per New Zealand dollar. कि आपका एक जो है न्यूजीलैंड डॉलर 0.52 हो गया, तो जब आप इसको जो है क्या करोगे कि जो उस पे आपने जो है रीपे करना था उसके साथ कन्वर्ट कर दोगे, तो वो ये आपके पास जो है 38 में कन्वर्ट होगी. तो आप 38 में कन्वर्ट करें और आपने पे कितना करना है 20 में करना है. सो कहता है कि गिवन द न्यूजीलैंड एक्युमुलेटेड 42,160,000 from lending the New Zealand dollar, it would earn a speculative profit of New Zealand dollar 1523692, which is equivalent to 792,320 given a spot rate of 0.52. कि आपने जो है वहां पे जो स्पेकुलेट किया था कि आप इतना ज्यादा अर्न करें उसके डिफरेंस की वजह से, तो क्या हुआ कि बेसिकली आपका जो है वो जो अर्निंग थी वो अब क्या हो गई है 792,320 आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हो. किसकी वजह से, जब एक्सचेंज रेट आपके पास 0.52 हो गया है. सो कहता है कि the bank would earn this speculative profit without using any funds from deposit accounts because the funds would have been borrowed through the interbank market. कि बैंक ने क्या कर दिया, कोई कर्जा जो है अपने लोगों के पैसे को इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने क्या कर दिया था दूसरे बैंक से जो है इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है उसने इस चीज को अर्न किया, बोरो किया, और उसने मुफ्त में जो है इतना ज्यादा अर्न कर लिया. सो कहता है कि इफ instead Chicago Bank expect that the New Zealand dollars will depreciate, it can attempt to make a speculative profit by taking position opposite to those just described. और अगर शिकागो बैंक को नजर आ जाता है कि डॉलर की जो है क्या हो रही है कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है डेप्रिशिएट हो रहे हैं, ठीक है, वो जो है कम डाउन हो रही है, तो वो ज्यादा उससे अर्न करेगा. क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी जब डेप्रिशिएट हो गई है, तो अब आप क्या कर रहे हो कि 140 145 तक उसके बेसिस पे कन्वर्ट करो एक डॉलर के बदले में, तो वो इसका फायदा उठा सकता है. सो कहता है कि टू इलस्ट्रेट, assume that the bank will expect an exchange rate of 0.48 for the New Zealand dollar on the day 30. It can borrow New Zealand dollars, convert them to US dollars and lend the US dollars out. So वो क्या कर लेगा कि जब उसको डेप्रिसिएशन नजर आ रही है कि वो तो 0.5 से 0.52 की तरफ नहीं जा रही बल्कि वापस आ रही है, तो वो क्या कर रहा है कि वो जो है उसको क्या कर देगा यूएस डॉलर्स में जो है वो बोरो कर लेंगे और वो यूएस डॉलर्स में उसको कन्वर्ट कर लेगा और यूएस के डॉलर जो है वो क्या करेगा लैंड आउट कर देगा. So कहते हैं कि on day 30 it will close out this position using the rates quoted in the previous example and assuming the bank can borrow 40 million New Zealand dollars, the bank takes the following steps. तो अब वो बैंक जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स में जो है वो लोन लेगा, तो वो किस किस्म की सिचुएशन होगी कि वो इस तरीके से हो जाएगी. पहले हमने कहा था कि यूएस डॉलर्स में वो जो है वो लोन लिया था, अब वो क्या करेगा जो है न्यूजीलैंड के डॉलर्स में करेगा क्योंकि वहां ज्यादा मिल रहा है. सो कहते हैं कि बोरो न्यूजीलैंड डॉलर्स 40 मिलियन, कन्वर्ट न्यूजीलैंड 40 मिलियन टू 20 मिलियन, कंप्यूटर कर लेंगे हमने जो है इस तरीके से 0.50 के रेट से. सो कहता है कि लैंड डॉलर्स एट 6.72 जो हमने वहां पे टेबल में देखा था, कहता है कि विच रिप्रेजेंट्स अ 5.56% रिटर्न्स ओवर अ 30 पीरियड्स. आफ्टर 30 डेज द बैंक विल रिसीव $20,112,000, ठीक हो गया मिलियन, कंप्यूटेड एज हमने क्या कर दिया कि जो हमारे पास रेट था उसी के साथ हमने उसके साथ अर्न कर दिया कि वो एक्स्ट्रा कितना कमा रहा है उसमें. सो कहता है कि यूज द प्रोसीड्स ऑफ द डॉलर्स लोन रिपेमेंट ऑन डे 30, the repayment the New Zealand dollar borrowed, the annual interest on the New Zealand dollars borrowed is 6.96% or 0.58% over the 30 days period, computed as 6.96% into 30 divided by 60. So the total New Zealand dollars amount necessary to repay the loan is therefore
232,000 computed as 40 million multiply by 1 plus 0.0058 कि अब आपने क्या करना होगा कि न्यूजीलैंड डॉलर्स को इतना रीपे करना होगा जो आपने जो है 40 मिलियंस के लिए जो है आपने लोन लिया था कि आप जो है उसको इन्वेस्ट कर सको डॉलर्स में. सो कहता है कि assuming that exchange rate on the day 30 is 0.548 New Zealand dollars as anticipated, the number of US dollars necessary to repay the New Zealand loan is 1931360 computed as 40232 into 0.48 for New Zealand dollar. कि जब आप उसको कम एक्सचेंज रेट पे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब आप क्या कर रहे हो कि वहां पे आपके पास जो अमाउंट 19 डॉलर्स में आ रही है जो है अब आप कहते हो कि आप जो है उसको कम पे कर रहे हो. So given that the bank accumulated 112,000 from its US dollar loan, it would earn a speculative profit of 8,00640 without using any of its own money computed 20,112 minus 19311,360 कि जो आपके पास एक्सचेंज रेट की वजह से डिफरेंस आया कि आपने जो है क्या किया था कि 20 का जो है लोन लिया था अब आप जो है 19 उसको रिपे करोगे तो वो जो है डिफरेंस आपको कितने का दे रहा है 8,00640 जो आपने विदाउट जो है आपने जो है अर्न कर लिया जस्ट स्पेकुलेशन की बेसिस पे. So कहता है कि most money central banks continue to take some speculative position in the foreign currencies. In fact, some banks currency trading profit have exceeded $100 million for quarterly late. क्योंकि कि इस जो है कुछ जो है बैंकों ने इस तरीके से जो है कहता है कि मोस्ट सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो इस तरीके से स्पेकुलेशन पोजीशन जो है फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं और वहां पे जो है उन्होंने प्रॉफिट जो है 100 मिलियन से भी ज्यादा कमाए हुए हैं क्वार्टरली. कहता है कि द पोटेंशियल रिटर्न्स फॉर फॉरेन करेंसी स्पेकुलेशंस आर हाई फॉर बैंक्स दैट have large borrowing capacity. Nevertheless, foreign exchange rates are very volatile, and a poor forecast could result in a large loss. One of the best-known bank failure, Franklin National Bank in 1974, was primarily attributed to massive speculative losses from foreign currencies position. और कहता है कि ये जो है बहुत सेंसिटिव चीजें होती है फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो इस तरीके से बात करता है तो ये आपकी जो है बहुत ही वॉलिटाइल होती है और इसकी जो एग्जांपल फ्रैंकलिन नेशनल बैंक था 1974 में जो इसने जो है बहुत बड़ा लॉस किया था जब उसने जो है इस तरीके से स्पेकुलेशन की बेसिस पे इन्वेस्टमेंट की थी. तो ये हमारा जो है टॉपिक था ये हो गया इस वीक का जिसमें हमने जो है इन चीज़ों को डिस्कस किया कि कैसे जो है हम एक्सचेंज रेट में जो है डिफरेंसेस आती हैं कैसे जो है एक्सचेंज रेट चेंज होता है और फिर हमने जो है इस जो है लेक्चर में देखा कि आप जो है देखते हो कि किस तरीके से स्पेकुलेशन की बेसिस पे अर्निंग करते हो. तो स्टिल काफ़ी बैंक्स जो है वो स्पेकुलेशन करती हैं स्पेकुलेशन की बेसिस पे बहुत अर्न करी है. इवन हमारे जो है मार्केट में लोग जो है वो क्या करते हैं कि ट्रेडिंग भी स्पेकुलेटिव बेसिस पे करते हैं कि मार्केट में जैसे ही रूमर्स आते हैं वो जो है उसी रूमर्स का फायदा उठाते हैं वो जो है उसमें पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उससे ज्यादा अर्न कर लेते हैं और कभी कभार जो उनको लॉसेस भी जो है फेस करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे जो है हमने कहा कि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा इन रेट्स में होती है. तो अगर इस लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो.